कि योगी जी मारपीट वाले आदमी है, ठोक ठोकाई में जो है ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है पे योगी जी की पकड़ नहीं है कि योगी जी का विरोध कौन कौन कर रहा है। जैसा आपने पूछा हमसे, हमारे यहाँ बाबर की औलादे नहीं हैं, हमारे यहाँ औरंगजेब की औलादे नहीं हैं। कुछ लोग जबरियन अपना बाप बना ले, वो अलग बात है। नमस्कार, मैं हूँ कात्यायनी सिंह। शब्दरंग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। यूपी में बहुत जल्द चुनाव आने वाला है। बहुत लोगों की किस्मत खुलेंगे और बहुत लोगों की किस्मत बंद होंगे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक रोल मॉडल के रूप में देश विदेश में पहचाने जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे बैठे हुए हैं इंसान जो हमेशा शब्दरंग स्टूडियो के कैमरे में आप लोग को दिखाई देते होंगे। वो देश विदेश की नीतियों पर बहुत अच्छे पकड़ रखते हैं, पॉलिटिक्स पर बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, बातें करते हैं। उनको हम लोग बहुत प्यार से दोहा सम्राट कहते हैं, क्योंकि वो दोहे बहुत लिखते हैं। साथ में वो कहानियाँ भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, फिल्में भी बनाते हैं, अब फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं राजेश श्रीवास्तव जी का। पर हम लोग राजेश श्रीवास्तव जी बोलते हैं, ऑफिशियली ये राजेश कुमार हैं। नमस्कार राजेश कुमार जी। नमस्कार कात्यायनी जी। आज हम लोग आपके स्टूडियो में आपका स्वागत है जी। आपका भी स्टूडियो है ये। आज हम लोग एक खास एपिसोड लेकर आए हैं जो सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है। सर, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में जिस तरह से बदलाव आया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, योगी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है, और वो काम इतना अच्छा किया है कि बाकी उपलब्धि योगी जी की दब गई है। तो जो दबी हुई उपलब्धि है वो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। देखिए, जब योगी जी 2017 में आए तो यहाँ की इकनॉमी तकरीबन जो है 13 लाख करोड़ रुपए की थी। 13 लाख करोड़ रुपए की इकनॉमी थी किस समय? 17 में, 17-18। अभी योगी जी का 13 से 30 हो गया है, यानी कि पिछले जो 2024-25 के जो आंकड़े अवेलेबल हैं उसके हिसाब से यूपी की जीडीपी 30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और जो जब तक चुनाव में जाएंगे योगी जी, तब तक 32 से लेकर 36 लाख के बीच यूपी की इकनॉमी हो जाने की संभावना है। और सबसे खास बात क्या है कि आज की डेट में टोटल इंडियन इकनॉमी में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 8 से 9% के बीच में है। 8 से 9% के बीच में है। जब योगी जी अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे तो ये 10% हो जाएगा। यानी कि टोटल देश के सभी राज्य मिलकर जितना पैसा कमाते हैं, केंद्र को मिलाकर जितना पैसा कमाया जाता है, जीडीपी होती है, उसका 10% कंट्रीब्यूशन सिर्फ उत्तर प्रदेश का होगा। एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट, आप इंडियन ग्रोथ रेट देखिए तो 7.2 के आसपास होने की संभावना है। तो 7 से 8 के बीच चलता है, कुछ कोरोना पीरियड छोड़ के। लेकिन उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट जो है 10 से 15% चलता है। 13-14% ग्रोथ रेट है। और पूरे जो है जितने भी प्रदेश हैं, किसी का भी ग्रोथ रेट इतना तेज नहीं है। तो
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जिसको हाईलाइट किया जाना बहुत आवश्यक है। तो कात्यायनी जी, मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में पहले आर्थिक बातें बताई और लॉ एंड ऑर्डर वो तो योगी जी की यूएसपी है, उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या किसी भी डिसीजन में, वो तो बोलते भी हैं ना कि जो हमारे देश की व्यवस्था को खंडित करने की कोशिश करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। नहीं, वो तो एक पहलू है लॉ एंड ऑर्डर का कि देश के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, माफियाओं, आतंकियों। देखिए, ये जो हमने अभी आपको बताया है कि ग्रोथ रेट क्यों बढ़ा, आप 15% के रेट से अगर ग्रोथ कर रहे हैं, 14% की रेट से अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो ग्रोथ करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आए, सर्विस सेक्टर आए, तो जितना आप व्यापारिक गतिविधियां करेंगे उतना ग्रोथ रेट बढ़ेगा। अब व्यापारिक गतिविधियों के लिए जो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो महत्वपूर्ण चीज़ योगी जी ने प्रोवाइड किया। अगर हम मान लें कि योगी जी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, एज ए इकोनॉमिस्ट योगी जी की कहीं पहुंच नहीं है, कहीं पकड़ नहीं है, ऐसा माना जाता है कि योगी जी मारपीट वाले आदमी है, ठोक ठोकाई में जो है ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है पे योगी जी की पकड़ नहीं है, लेकिन ये एकदम गलत धारणा है। अगर किसी भी देश को विकास करना है, किसी भी कंट्री को विकास करना है, किसी प्रदेश को विकास करना है, किसी ज़िले को विकास करना है, तो सबसे ज़रूरत होता है लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट नंबर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उद्योगों के लिए आप वातावरण है आपके पास, तो उद्योग लगेंगे ही, उद्योग चलेंगे ही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही। लेकिन शर्त क्या है कि आपका माहौल सही होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट में कार्य करना चाहते हैं, आके पैसा लगाना चाहते हैं, तो पूंजी जब लगता है तो पूंजी पे जोखिम होता है। आप कोई भी इंटरप्राइज शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो जब तक आप पैसा लगाते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, तो जोखिम होता है उसमें। जोखिम का मतलब खतरा होता है, वो पैसा डूब जाने का। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं कि खतरा है, पैसा आपका लगा है, वो पैसा निकले और वो पैसा ग्रो करे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक सस्टेनेबिलिटी जो है कि आपने शुरुआत में पैसा लगाया किसी भी इंटरप्राइज में, और एक सर्टेन ब्रेक इवन तक लाने के लिए या सर्टेन उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक सर्टेन पीरियड तक आपको एक इंटरप्राइज में समय देना पड़ता है, तब ग्रो करता है वो। जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर 4-5 साल के बाद वो अच्छे से ग्रो कर जाता है, सेल्फ सफिशिएंट होने की ओर अग्रसर हो जाता है। वैसे ही योगी जी 10 साल लगातार रहे तो हमको 30-32 लाख करोड़ की इकनॉमी मिली। और अगर योगी जी इस बार भी जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं 27 में, और एक टर्म और पूरा करते हैं योगी जी, तो ये 40 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगी इकनॉमी, और 1 ट्रिलियन की इकनॉमी निश्चित रूप से बनने के कगार पे आ जाएगी। तो ये है ओवरऑल कात्यायनी जी। आगे आप जो हुक्म करें वो मैं जवाब दूंगा। सर की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, फिर भी ये बैठकर हम लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, ये इनकी ताकत को दर्शाता है कि बहुत अंदर से ये ताकत रखते हैं। खैर सर, योगी जी के आने के पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था जी। अब डेवलपमेंट स्टेट के रूप में जाना जा रहा है और बनते जा रहा है जी। तो इसमें कितना योगदान है योगी जी का, या केंद्र सरकार का ज़्यादा योगदान है? देखिए,
अगर इसका जवाब आपको मैं एक लाइन में दूं तो डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से सारे प्रदेशों में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें केंद्र सरकार का निश्चित रूप से योगदान है, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हों, चाहे वो विपक्ष का शासन है जहाँ पे। लेकिन जिस तरह का ग्रोथ रेट योगी जी ने अचीव किया है वो और स्टेट नहीं, और वो स्टेट नहीं कर पा रहे, इवन जो डेवलप्ड स्टेट थे जैसे इंडिया में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 डेवलप्ड स्टेट हैं जो साइजेबल रूप से भी ठीक ठाक है गुजरात को छोड़कर, तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र, और इनका बैकबोन है। काफ़ी दिनों से ये लोग उद्योग में, धंधों में अग्रणी रहे हैं, तो इनका इतिहास है, इनका बैकबोन, इनका फ्रेमवर्क आज से 40 साल पहले ही तैयार हो चुका था। योगी जी ने जो किया वो 10 साल के अंदर किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसमें से निश्चित रूप से सहयोग माना जा सकता है अखिलेश यादव जी का, कि लास्ट के 2 सालों में अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया अपने 5 साल के शासन में। तो 2 साल बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और इसके बाद योगी जी का जो रिजीम आया तो उस पेस को इन्होंने एक्सेलरेट कर दिया। जैसे कहते हैं कि योगी जी हर काम को बहुत चुस्ती से करते हैं और ऑप्टिमम ले जाके करते हैं। अगर किसी गाड़ी की क्षमता है 220 पे भागती है तो योगी जी एक्सेलरेटर पे पूरा दबा देते हैं कि 220 की जगह 222 भागे। लेकिन योगी जी 220 पे भागने वाली गाड़ी को 180 पे नहीं चलाते हैं। तो बेसिक रूप से अगर देखें तो स्टेट के डेवलपमेंट में विद द हेल्प ऑफ सेंटर योगी जी का ही ज़्यादा योगदान है। इसको आप कह सकते हैं 60-40 या 70-30 इन फेवर ऑफ योगी आदित्यनाथ। अभी आप अखिलेश यादव जी का नाम लिए, तो अखिलेश यादव जी और योगी जी की कार्य प्रणाली में क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, योगी जी और अखिलेश जी में खास बात यह है कि अखिलेश जी अतीक अहमद को धक्का देकर स्टेज से तो उतार सकते हैं, टिकट नहीं दे सकते। स्टेज से उतारना एक बात है और अतीक के अंदर गोली उतारना अलग दूसरी बात है। ये अंतर है। अब आप इसको जो है देख लीजिए कि बड़ा अंतर है कि छोटा अंतर है। बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं हमारे योगी जी। और कई कौम के लोग इसको गलत भी ठहराते हैं कि हमारे घर को, हमारे दुकान को अवैध तरीके से तोड़कर, और ये क्या साबित करना चाहते हैं? तो क्या ये धर्म और जाति की नाम पर जो योगी जी को बदनाम किया जाता है कि नहीं, वो एक धर्म विशेष को बहुत महत्व देते हैं और दूसरे धर्म विशेष को नहीं चाहते हैं? देखिए, क्वेश्चन आपका कात्यायनी जी कुछ हद तक गलत है कि एक कौम के विरुद्ध, ऐसा नहीं है। एक कौम लोग कहते हैं उनकी छवि, या तो उनकी छवि खराब करने की बात हो कि किसी भी तरह उनकी छवि को खराब किया जाए, ताकि जो दूसरे कौम के लोग हैं जो योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, मतलब सच है ये कि हर कौम के लोग, हर तबके के लोग उनको पसंद करते हैं, तो हो सकता है उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह की बात होती हो। नहीं, ये फिर आप जो है उसको गलत ढंग से क्वेश्चन को ले रही हैं। देखिए, कौम विशेष, जो एक विशेष कौम की बात करते हैं, आप किसी भी सरकार में देखिए, अखिलेश यादव की सरकार रही हो, इसके पहले की सरकारें रही हो, उसके पहले की सरकारें रही हो, अगर आप जेल के आंकड़े निकालिए, अपराध के आंकड़े निकालिए,
तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि जेलों के अंदर 40-45% जो एक आप विशेष समुदाय की बात कर रही हैं वो रहते हैं। तो आपराधिक गतिविधियों में ज़्यादातर लिप्त वही हैं। तो जब योगी जी का बुलडोजर चलता है तो ज़्यादातर उन्हीं पे चलता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका, अगर आप ये कहें हमारे इलाहाबाद में कभी आप हमारे घर आइए तो आपको जॉर्ज टाउन से जब आप निकलते हैं अल्लाहपुर की ओर पुल क्रॉस करने के बाद, तो पहला घर गिरा दिखता है, वो दिखता है पंडित जी का, है ना। और उसी के आगे जाइए दूसरा घर दिखता है, वो भी पंडित जी का दिखता है। तो समुदाय से लेना देना नहीं है, लेकिन इंक्रोचमेंट जिसने किया है, आपराधिक गतिविधियां जिसकी है, उसका घर तोड़ा जाता है। घर तोड़ा जाना उचित है अनुचित है, ये डिबेट का मुद्दा हो सकता है कि अगर आप अपराध करते हैं तो आपका घर क्यों गिरा दिया गया। घर अपराध करने के कारण नहीं गिराया जाता, अतिक्रमण के कारण घर गिराया जाता है। देखिए क्या है, इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, बगैर नक्शे के लोग जो है आधा घर एक्स्ट्रा बनवा डालते हैं। तो योगी जी का मॉड्यूल है कि आपने बलात्कार किया तो बलात्कार में घर गिराने की कोई सजा नहीं है। बलात्कार में आप फांसी दे सकते हैं लेकिन घर नहीं गिरा सकते, बल्कि अगर सामूहिक फांसी नहीं दे बलात्कार सकते नहीं हैं। है, हाँ मैं करेक्ट करने वो जा रहा मरने था। के बाद, डेथ के बाद, अगर डेथ हो जाता है तो आपको फांसी हो जाती है, नहीं तो उम्र कैद और बहुत सारी सजाएं हैं, वो हो सकता है। लेकिन घर नहीं गिराया जा सकता। घर इसलिए गिराया जाता है कि योगी जी ने एक मॉडल निकाला कि साहब इसने अपराध किया है, जांच करो क्या क्या करता है, ये कहाँ कहाँ से इसको दंड दिया जा सकता है, डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट के अलावा। डेट पर डेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कोर्ट की। आज आपने अपराध किया और आप जब बुढ़े हो गए तो आपको सजा मिलने वाली है। तो योगी जी को ये नहीं चाहिए। योगी जी ने कहा अपराध आज किया तो सजा भी आज लो। वो बड़े भारी धार्मिक आदमी हैं, लेकिन न वो कयामत के बाद का इंतजार करते हैं कि कयामत के बाद फैसला होगा, और न वो चित्रगुप्त के बही खाते में विश्वास रखते हैं कि जब ये जाएगा तो इसको नरक भेजें कि स्वर्ग भेजें, इसका पकौड़ा बनाएं कि इसको बस अभी का भी न्याय हो जाना चाहिए, अभी का भी देन एंड देन। इसीलिए उन्हें कठोर प्रशासक के रूप में जाना जाता है। इसको आप कैसे लेते हैं? क्या उनके अंदर की जो मुलायमियत छवि है वो ख़त्म हो गई है? सामने से जिस तरह से वो कठोर दिखते हैं वही सबके नज़रों में रहता है। योगी जी के नाम पर ही लगता है कि अरे वो कठोर प्रशासक हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? योगी जी बहुत कोमल व्यक्तित्व के हैं और उनका कठोर प्रशासन जो दिखता है उसको आप बाहरी आवरण में मत देखिए। वो कोमल है इसीलिए कठोर है। आप ध्यान दीजिए मेरी बातों को। अगर कोमल नहीं होते तो वो कठोर नहीं होते। वो कोमल है महिलाओं के लिए, वो कोमल है बच्चों के लिए, वो कोमल है परिवारों के लिए, वो कोमल है आम जनता के लिए। तो जो भी उस आम जनता को जिसको वो बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार में अगर आपके बच्चे पे कुछ जो है थ्रेट आता है तो आप क्या करेंगे? कार्यवाही जिसने थ्रेट किया उसके खिलाफ पूरी क्षमता से, पूरी जोर से आप एक्शन लेंगी। क्यों लेंगी? क्योंकि आप अपने बच्चे को प्यार करती है। योगी जी इतने कठोर ही इसलिए है कि वो अपनी जनता, अपने लोगों से, खास तौर से महिलाओं से, खास तौर से बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है उनको। आप अभी महिलाओं और बच्चों की बात किए, किसानों की भी बात किए ही, तो युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए जिस तरह से योगी जी योजनाएं ला रहे हैं
उसके बारे में आम जनता जानना चाहती है कि कितनी कितनी योजनाएं हैं महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए। देखिए, योगी जी के साथ एक खास बात आप ध्यान दीजिए कि वो बहुत क्लासिफिकेशन में नहीं जाते हैं। महिलाओं के लिए जब बजट आता है तो महिलाओं को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, इनको क्या मिला, उनको क्या मिला, तो घूम फिर के होता क्या है, अगर हम सबको जोड़ दें तो होगा क्या कि जनता को क्या मिला। तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए योजना, विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट के लिए योजना, विशेष रूप से बैकवर्ड क्लास के लिए योजना, विशेष रूप से आप वर्गीकृत करते जाइए n नंबर में। लेकिन योगी जी जो करते हैं वो आम जनता के लिए करते हैं। उसके अंदर हर तबका, हर जेंडर शामिल होता है। एक मैं उदाहरण के लिए किसानों के लिए मैं आपको बता दूं कि योगी जी की सरकार आने से पहले आपने हमेशा सुना होगा गन्ना किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है, गन्ना किसानों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, रेट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। एक डीएम थी यहाँ पे मुलायम सिंह के शासन में, वो हमारी भाभी हैं, तो डीएम थी शाहजहाँपुर की। तो बोलती थी कि हम तो अल्टीमेटम दे दिया राजेश कि हम पैसा ना मिला किसानन के गन्ना मूल्य तो हम तुमको बंद करा देंगे। अच्छा। बड़े भारी उद्योगपति को वो सोच भी नहीं सकता था कि डीएम बुला के कह देगा कि तुमको मैं बंद कर दूंगा। आज उसकी जरूरत नहीं है। शासन सत्ता हनक से चलती है। कितने बड़े से बड़ा चीनी मिल वाला हो, जो हमारी पुष्पा भाभी किसी एक पार्टिकुलर के साथ कर रही थी, वही काम योगी आदित्यनाथ ने न आम न खास सबके साथ कर दिया। गन्ना आया, पेरा आपने, और एक सर्टेन समय के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो घर तो तुम्हारा भी है, कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही। जेल में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ही जेल नहीं है, जेल अमीरों के लिए भी है। योगी जी का साफ संदेश है। योगी जी एक ताकतवर शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? निर्णय क्षमता, नेतृत्व क्षमता या नीयत? देखिए कात्यायनी जी, ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा, और इसमें तो मैं सिर्फ जो दो चीजें आपने पहले की, नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, इन दोनों को मैं नकारता हूँ। नियत, जो तीसरा शब्द आपने बोला नियत, जिसके अंदर अच्छी नियत है वो सक्सेस होगा, हर हाल में सक्सेस होगा। और गीता में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, मैं गीता का काफ़ी जगह उपयोग करता हूँ, मैंने गीता का अनुवाद किया तो थोड़ा सा नॉलेज हो गया। निर्विकार भाव से अगर कोई बदले में कुछ आशा हो, योगी को फल की आशा ही नहीं है योगी को, योगी निर्विकार भाव से मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो पूरा करते हैं। उसके अंदर बुलडोजर भी चलता है, उसके अंदर इनाम भी मिलता है, उसके अंदर जो है सामूहिक रूप से प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वो अधिकारियों के भी, खाली आप कहिए कि आम जनता के ऊपर वो कठोर नहीं है, वो अधिकारियों के ऊपर भी बहुत कठोर हैं। और अक्षम अधिकारी जितने भी हैं इस प्रदेश में, कुछ बहुत लो लेवल के हों जहाँ योगी जी का चश्मा नहीं पहुँच पा रहा हो, लेकिन कोई भी अक्षम अधिकारी किसी भी अच्छे पद पर नहीं है। अच्छा पद का मतलब जहाँ पैसा मिलता हो उसको अच्छा पद मानते, ऐसा नहीं है।
जहाँ से जनता को अत्यधिक लाभ पहुँचाया जा सके। आप ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट उठा के देखिए, योगी जी ने उन्हीं को प्लेस कर रखा है, और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत चूक है तो करेक्शन बहुत तेज करते हैं योगी जी। जी, योगी जी की जितनी प्रशंसा होती है आम जनता के द्वारा, उतनी आलोचना भी होती है। तो आलोचक जो हैं कौन है? क्या पक्ष है, विपक्ष है, या मतलब दोनों को ले सकते हैं? अपनी भी पार्टी के बहुत सारे लोग उनकी छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं, तो इसको जरा विस्तार से बताते। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन समा गए हैं। मैं इसीलिए मैं बोली ना, विस्तार से बताइए। विस्तार से बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको ये बताएं कि योगी जी का विरोध कौन कौन कर रहा है। जैसा आपने पूछा हमसे, विपक्ष का तो कर्तव्य है। हाँ, वो तो विपक्ष का तो कर्तव्य है कि वो विरोध करे। तो अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो कोई बात नहीं। और किसको आपने कहा कौन विरोध कर रहा है? पक्ष विरोध कर रहा है। इसको आप जब अगला कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसमें कवर करूँगा। थोड़ा सा इसमें ये बता देते। अच्छा, जिस तरह से अभी हाल फिलहाल की घटना है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज आए थे प्रयागराज में स्नान करने, और जिस तरह से उनके साथ लोग बोलते हैं कि उनका अपमान हुआ, जबकि जो प्रशासक शासन जो भी है वो बोले कि आप रथ से नहीं जा सकते, आपके लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी। और भी महाराज आए थे जिनके लिए व्यवस्था की गई, जो चलने में अक्षम थे उनके लिए व्यवस्था की गई, और ये डटे रहे, अड़े रहे जिद पर कि नहीं मैं तो रथ से ही जाऊंगा। और जिस तरह से योगी जी इन्हें नहीं स्नान करने दिया गया, नहीं करने दिए, और ये जिस तरह से श्राप दे रहे हैं, योगी जी को गाली दे रहे हैं, और जो अखिलेश यादव के समय और मुलायम सिंह यादव जी के समय यही मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जिस तरह से अपमानित किया गया, और वही अखिलेश यादव आज इनके पैरोकार बने हुए हैं। तो पक्ष विपक्ष, जैसे केशव प्रसाद मौर्य भी थोड़ा सा बोल ही दिए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे स्वामी जी हैं। तो इतने सारी चीज़ों को मिलाकर अब जरा विस्तार में बताइए। अच्छा, क्योंकि देखिए कात्यायनी जी, सॉरी अगर आपका क्वेश्चन मैंने इंटरप्ट कर दिया। ये जो शादी ब्याह में, अभी तो आपके बच्चे छोटे होंगे, आपने शादी नहीं किया, लेकिन भाइयों की शादी में आपने देखा होगा। अब मुक्तेश्वरानंद जो है शादी ब्याह के फूफा है। अच्छा हाँ, तो मुंह लटकाए चलते हैं। मुंह लटकाए चलते हैं। हाँ। तमाम तरह से उनका सम्मान जो है, आप देखिए फूफाओं की हरकत, कि उनका सम्मान चाहे जितना कर दिया जाए उनको कम लगता है। जो परंपरा है पालकी से नहाने की, और जो दलबल के साथ नहाने की परंपरा है, वह माघ मेले में नहीं है। वह कुंभ मेला में परंपरा है। और कुंभ मेले में अखाड़ों का, शंकराचार्यों का, महामंडलेश्वरों का ये जो स्नान निकलता है, इसको शाही स्नान भी बोलते हैं। तो उनके लिए एक अलग से समय निर्धारण किया जाता है, और उस अलग से समय में वो लोग गाजे बाजे गण सेवकों के साथ, अपने बटुक के साथ, अपने रथ के साथ, अपने घोड़े हाथी के साथ वो लोग स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। उसमें नागा साधु तलवार लेके भी चलाते हुए चलते हैं, है ना, बल्लम भाला बर्छी भी होता है। वो परंपरा है, लेकिन वो परंपरा कुंभ में है, अर्ध कुंभ में है। माघ मेला में वो परंपरा नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उन मतलब जो शासन प्रशासन है वो आकर आराम से इनसे बात करते हैं? नहीं, आराम से ही बात किया। आपकी पालकी आई 50 मीटर पहले तक, उसको उन्होंने रोका, और वो निर्धारित समय नहीं था।
जिस समय किसी बाबा का मन करे कि मैं स्नान करने जाऊंगा, उस समय दल बल के साथ वो नहीं जा सकता। अच्छा। प्रशासन से उनको बात करके पहले से फिक्स अगर कर लिया होता कि मैं इस समय करूंगा, तो वो समय कब मिलता? वो समय मिलता सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच। पाँव फटते फटते वो समय मिलता और आप स्नान कर लेते। लेकिन आप तो जब मर्जी आए मुँह उठा के चल दिए कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, चलिए मेरा इंतजाम करिए। इंतजाम किया, दल बल आया गंगा जी तक, लेकिन माघ मेला आम जनता का त्यौहार है। माघ मेले में जो खास तौर से इलाहाबाद आसपास और अब तो बाहर से भी लोग आने लगे, तो जब आम जनता वहाँ पर स्नान कर रही है, ऑलरेडी लाखों लोगों की भीड़ है उस घाट पर, तो आपकी पालकी कैसे जा सकती थी? वहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती तो सबसे पहले आप ही बोलने लगते, योगी को हत्यारा कहने लगते, जैसा कि आपने कुंभ में कहा कि योगी हत्यारा है। अब देखिए, प्रशासन है वहाँ का, और प्रशासन ने बहुत हाथ पैर जोड़ा, प्रशासन ने बहुत समझाया कि सर हम लोग आपकी व्यवस्था कर दे रहे हैं, दूसरे तरीके से कर दे रहे हैं, आप स्नान कर लीजिए, थोड़ी देर आप पैदल उतर के चले जाइए। नहीं माने, विवाद का विषय हुआ। आपको ध्यान होगा कात्यायनी जी, आपको शायद नहीं पता होगा, महिला है, जब कोई मृतक की बॉडी जाती है ना, तो कंधे पे लोग अर्थी लेके जाते हैं और गंगा स्नान कराया जाता है मृत बॉडी को। तो कैसे करते हैं? वो जो अर्थी होता है बांस सहित, 2 आगे पकड़ते हैं, 2 पीछे पकड़ते हैं और उसको ले जाके अर्थी सहित डुबा देते हैं गंगा जी में। और उसके बाद जो है होता है। तो अगर शंकराचार्य जी कथित वाले और मुक्तेश्वरानंद जी की भावनाएं मृत ही हो चुकी है, सृष्टि भी नहीं रही तो मृत हो गई, तो उनको रथ सहित ले जाना था। 4 तो पुलिस वाले आगे पीछे रास्ता बना के ले जाते, रथ सहित उनको जो है डुबा देते, फिर रथ सहित निकाल के बाहर कर देते। तो अगर वो स्नान उनको कोई और प्रशासक होता तो करा देता वही वाला स्नान उनको, और उसके बाद स्नान भी हो जाता, योगी जी पे कोई आरोप भी नहीं लगता। तो विरोध के लिए फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है। उन्हीं के पार्टी के लोग, कई लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं। विपक्ष तो मैं मान सकती हूँ, पर पक्ष के लोग भी योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो रही है। देखिए, सनातन धर्म को बदनाम कौन कर रहा है? और मुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं या योगी जी महाराज कर रहे हैं? इसके ऊपर डिबेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। और अगर आप जनमत करा लो तो 90-10 से जीतेंगे यूपी योगी जी। 90% लोग योगी जी के समर्थन में होंगे और 10% लोग योगी जी के विरोध में होंगे, चाहे वो उनके अपने पार्टी के लोग हों, बाहर के लोग हों, बाबाओं में विशेष गुट हो, या आम जनता। जिसको योगी जी के खिलाफ ही रहना है तो खिलाफ ही रहेगा। जी। यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो अभी रोक लगाया हुआ है। इस समय योगी जी इसके विपक्ष में बोले थे और अच्छा बोले थे। तो मैं सोशल मीडिया पर या बहुत सारे टीवी डिबेट्स या बहुत सारी जगह पर देखी कि योगी जी को, जैसे जो सवर्ण हैं, वो योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। इसकी संभावना कितनी है? देखिए, यूजीसी पे एक मिनट, क्योंकि प्रश्न आपका यूजीसी से शुरू हुआ है। यूजीसी से इसलिए शुरू हुआ कि मुझे
अब इस तरह से तो जनरली लोग ऐसी बातें करते हैं कि हाँ योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन दबे छुपे कहीं कहीं ये बातें उठती थी। लेकिन अभी जब ये आया, यूजीसी ने हाईलाइट कर दिया कि मोदी नहीं, अब योगी को बनना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, अब योगी जी को आना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के लिए और देश के लिए 25 साल में जो किया है वो भारत के इतिहास में, अगर भारत के स्वर्णिम इतिहास अक्षरों में लिखा स्वर्णिम जाए, नो अक्षरों डाउट। में लिखा जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति का उत्थान और पतन होता है। जिस लोभ, तरह लालच, से दंभ। लोभ, लालच, दंभ नहीं, डेस्टिनी। ओके। आप दंभ की जगह डेस्टिनी कह लें, क्योंकि जब आपको जो बनना होता है मति आपकी वैसी हो जाती है। अच्छा कार्य अगर ईश्वर को आपसे कराना है, आपको सुबुद्धि देगा, और आपको बुरा काम करना है, आपका पतन कराना है ईश्वर को, तो वो जो है आपको कुबुद्धि देगा। मोदी जी के साथ जब से ये 240 सीट पर आए हैं, हालांकि उसके कारण अलग है, यूपी में क्यों हारे इसका कारण अलग है, अगर आप किसी क्वेश्चन में पूछेंगी तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन योगी जी को लगता है कि जो भी जाति विशेष हमसे दूर गया, थोड़ा बहुत दूर गया, तभी तो हारे, उनको मैं वापस ले आऊं। वापस ले आने का तरीका इनका गलत है। अगर वो ये एनालाइज करते कि यूपी में क्यों हारे, क्यों सीटें कम हुई, तो वही कारण मिल जाता। आपने जो है जड़ को सींचने की जगह पत्ता सींचना शुरू कर दिया। तो अब जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, यूजीसी है क्या? बहुत अच्छी चीज है कि बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो सारे बच्चे एक समान हो। आप देखिए, यूनिफॉर्म पहन के बच्चे जाते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब, यूनि मतलब एक जैसा, हाँ, समता, एक जैसा कपड़ा पहने बच्चा, है ना। जब एक जैसा कपड़ा पहनेगा तो अमीर बच्चा भी वही पहनेगा, गरीब बच्चा भी वही पहनेगा, जूता भी वही होगा, शर्ट भी वही होगा, बस्ता भी वैसा होगा, और किताबें भी वैसी होंगी। तो एक एक रास्ता लाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन समाज में, लेकिन आपका मैंने ले लिया, आपका लेकिन, समाज में विसंगतियां हैं, समाज में शोषण है, समाज में विद्वेष है, समाज में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके हिसाब से अगर आप बात करें तो अलग अलग वर्गों में डिस्पैरिटी है और अलग अलग वर्गों में विभाजन है। तो मोदी जी ने ये सोचा कि कुछ बैकवर्ड हमसे गए बाहर, और कुछ जो है, जो अनुसूचित जातियां हैं वो बाहर गई। तो इन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाने के चक्कर में उनको खुश करने का बढ़िया सा देसी घी सुगंधित उन्होंने डाल दिया उनके पक्ष में। यही कारण है, अगर आप सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, अन्याय सवर्ण के ऊपर ऐसी करे तो भी वो दंड का भागी हो, बैकवर्ड उसके ऊपर करे, और बिल में लिखा हुआ है कि डिस्पैरिटी जो है दोनों एक दूसरे, कोई भी वर्ग किसी के प्रति नहीं कर सकता, लेकिन उसके अगला क्लास को ही इन्होंने लगा दिया, जातियों को लिख दिया। जरूरत नहीं थी, सबके अंदर समरसता होनी चाहिए। एक पहले आप लिख चुके हो तो आपने अगले पॉइंट में क्यों लिख दिया इस बात को, और यही विवाद का कारण है। एक आप और देखिए, खाली यही नहीं, अब पीजी में
आप मेडिकल की पीजी करने जाते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क आपने -40 कर रखा है शेड्यूल कास्ट के लिए। परसेंटाइज अगर उसका -40 भी है तो वो क्वालिफाई करता है पीजी में एडमिशन के लिए। ओह माय गॉड। अब -40 कोई क्यों करेगा? कॉपी लेके चला जाएगा इम्तिहान देने में, कुछ नहीं लिखेगा तो 0 नंबर मिल जाएगा। तो 0 नंबर -40 से 40 गुना बड़ा अंक है। तो अगर वो मिल जाएगा, आप देखिए जो मेडिकल की स्थितियां हैं, मेडिकल कॉलेज में जो लोग आरक्षण से स्थान पाते हैं, मैं उनके विपक्ष में नहीं हूं, किसी भी दशा में उनके विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन उनकी क्या परिस्थिति है, क्यों ऐसा होता है? जब बेस कमजोर है आपका, बेस कमजोर है आपका, तो आप मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर ज़्यादातर पास ही नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट ईयर पास भी कर गए तो सेकेंड ईयर पास नहीं कर पाते हैं। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि शेड्यूल कास्ट का बच्चा डॉक्टर बन के निकला, वो मुश्किल से 40-45% बच्चे निकल पाते हैं। अब 40-45% बच्चे जो MBBS करके निकले, यानी कि ये तो मान लिया जाना चाहिए कि जो उनकी बैकग्राउंड था, जो उनके साथ प्रॉब्लम थी, वह MBBS के पहले तक थी। अब आप पास कर चुके हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। उसके बाद भी एक आपको शायद नहीं पता हो, मायावती ने लिखा था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, IMA को, कि जो बच्चे 15 साल तक पास नहीं कर पाए MBBS, उनको आप डिग्री दे दीजिए। ओहो। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी क्या ऐसा हुआ था? ऐसा हुआ नहीं था, IMA ने मना कर दिया ओके। था मायावती जी को। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह से करना चाहते हैं। अब आप मान के चलिए कि किसी ढंग से 5 साल का MBBS 6 साल 8 साल 10 साल में किसी ने कर भी लिया, फिर उसको आपने PG करा दिया। इससे होगा क्या? -49 दे दिया। इससे हुआ PG भी करके निकल गया, एडमिशन हो गया, 3 साल में 5 साल में कभी न कभी कर ही लेगा, जैसे MBBS किया था। अब इससे देखिए जातीय विद्वेष कितना बढ़ेगा। जहां पे दिख गया नाम जो है डॉक्टर राजीव सोनकर, तो डॉक्टर राजीव सोनकर के यहाँ कोई इलाज कराने नहीं जाएगा, कहेगा यार ये तो 20 साल वाला है है ना। तो अब राजीव सोनकर क्या करेंगे? टाई वाई लगा के डॉक्टर बन गए, बैठेंगे। करेंगे क्या? बैठेंगे। बैठेंगे नहीं, वो सरकारी अस्पताल में उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ओके। आज भी जो सक्षम है वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता। जिसके पास थोड़ा भी पैसा है वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता, या जाता है तो किसी बड़े डॉक्टर के नाम पे जाता है कि यहाँ ये डॉक्टर साहब हैं हार्ट के बहुत अच्छे, जाए हुए। होगा क्या? सरकार का पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, जो आज भी पूरे ढंग से अपने पैर पे खड़ा नहीं है। तो आप बताइए डिस्पैरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? और ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, ब्रिलियंट लड़के नहीं हैं, हैं बिल्कुल। और बैकवर्ड क्लास में तो बहुत ज़्यादा है। जो नाक कान सवर्णों का काटे पड़े हैं, उनके लिए भी कंसेशन किया गया है। तो कल को बैकवर्ड के यहाँ इलाज नहीं कराने जाएगा आदमी, करे तो कंसेशन पर आया। तो ये जो है समाज बांट रहे हो कि जोड़ रहे हो आप?
तो अगर इस मामले में देखिए, सबसे खास बात योगी आदित्य मोदी के जी जब अंदर, आए एक थे, मिनट कात्यायनी जी, सबसे खास बात योगी जी के अंदर है कि वो सूत्र वाक्य बोलते हैं, है ना, जैसे फार्मूले होते हैं मैथमेटिक्स के, तो उनके सूत्र वाक्य होते हैं। संस्कृत में हमारे सूत्र वाक्य जो है बहुत मशहूर रहे हैं, जैसे वैसदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम, 2 अक्षर में पूरी पूरे बात, बटोगे तो तो कटोगे, कटोगे, 2 अक्षर में पूरी बात, एक रहोगे नेक रहोगे। अब ये इतना बड़ा जो है वैसदेव कुटुंबकम को ले लें, पूरा संसार, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। इसका मतलब क्या कर रहा है वो? पूरे दुनिया के लोग बटो मत, पूरी दुनिया के लोग बटो मत, वही तो अर्थ है। आज बटोगे तो कटोगे की बात अगर कर रहे हैं, तो आज बटोगे तो कटोगे का मतलब एक थ्रेट का परसेप्शन आ रहा है जाति विशेष की ओर से। तो आप बटिए मत, नहीं तो वो विशेष समुदाय आपको काट देगा। आप नहीं बटे, शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड कास्ट हो, अपर कास्ट हो, आर्थिक दृष्टि से भी अगर आप लोअर कास्ट मान लें शेड्यूल कास्ट को, मध्यम वर्गीय मान लें बैकवर्ड क्लास को, और सवर्ण को अगर आप पैसे वाला, मतलब नाम से ये नहीं जाएगा, मतलब 3 क्लासिफिकेशन वहाँ पे भी है। आर्थिक दृष्टिकोण से है, मसल पावर के दृष्टिकोण से भी देख लें तो वहाँ भी यही क्लासिफिकेशन है। अगर सारे लोग आपस में जुड़ते हैं, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। अब इसमें आप कहिए कि मुस्लिम विरोधी नारा है, तो वो भी नहीं है। मुस्लिम कौन है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ अरब से आए हुए मुस्लिम नहीं हैं, हमारे यहाँ बाबर की औलादें नहीं हैं, हमारे यहाँ औरंगजेब की औलादें नहीं हैं। कुछ लोग जबरियन अपना बाप बना लें, वो अलग बात है। लेकिन जो मुसलमान भी हैं हमारे यहाँ, वो भी हम ही आपके बीच से हैं, वो भी सनातनी ही हैं, ओरिजिनल हैं यहाँ के। मुसलमान भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो अपने हैं। जिस दिन मुसलमान मान लेगा कि हम बाबर की औलाद नहीं हैं, हम राम और कृष्ण की औलाद हैं, उस दिन बटेंगे तो कटेंगे में वो समा जाएगा। तो हम लोग जो है वैसदेव कुटुंबकम की बात तक हम इस नारे को लेके जा सकते हैं। तो योगी जी का तो जवाब नहीं। योगी जी के बारे में मैं आपको, हालांकि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनते या जब तक ये मुख्यमंत्री की तरह ही रहते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हमारे यूपी का क्या होगा? यूपी में आप बन जाइएगा। योगी जी की आप बहुत बड़ी भक्त हैं। हमने, और हमें तो लगता है किसी महिला को जरूर भला देना चाहिए। आपका मतलब कोई महिला। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने बहुत महिलाओं से सुना, खास तौर से यूजीसी के समय, भैया योगी जी तो नहीं हार जाएंगे। सबको यही लग रहा था। एक इलाहाबाद की महिला है, और इलाहाबाद का इस तरह से सौंदर्यीकरण हुआ कुंभ के समय में, कह रही थी कि जो है इतना अच्छा शहर हमारा बना दिया है, हमको तो गंजे जी से प्यार हो गया। सो स्वीट। तो योगी जी की जो लोकप्रियता है, आप देखिए, वो लोकप्रियता जबरदस्त रूप से है महिलाओं के अंदर। बिहार में वो कौन सी दीदी बनाई गई, जीविका दीदी, पैसा दिया जा रहा है 10,000 और 2 लाख भी दिया जा रहा है। हाँ, वो योगी जी के फ्री में फैन है, और जीविका दीदी तो इधर उधर भटक सकती है। लेकिन योगी जी का महिलाओं में जो क्रेज है,
राजेश खन्ना जिंदा रहते तो तो वो भी तरसते, कि मैं योगी बन योगी जाऊं। जी पे हिम्मत पड़ती नहीं। नहीं अमिताभ बच्चन के पैर में दुपट्टा फेंका जाता था, वैसा दुपट्टा आज की औरतें फेंकने के लिए तैयार है। बस योगी जी का जो है चेहरा सख्त देख के आग जाती है ना, योगी जी के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है। योगी जी की प्रसिद्धि जिस तरह से बढ़ रही है, लोग कहते हैं कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन वो पसंद नहीं करते योगी जी को। उनको लगता है कि मोदी के समकक्ष आ रहे हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तकराहट हो रही है, वो सच है या नहीं है? अगर सच है तो क्यों है और कितना हद तक है, और नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ लोग मैं मैं ले भी नाम लूंगी। लूंगा। अमित शाह भी शायद पसंद नहीं करते हैं, मोदी भी शायद पसंद नहीं करते। मैं बताता हूँ आपको। योगी जी 17 में जब आए तो योगी जी एक पैरेलल दल चलाते थे, विश्व वो क्या हिंदू दल करके कुछ नाम है, गोरखपुर में। तो होता क्या था कि योगी जी तकरीबन जबरन मुख्यमंत्री बने। संघ का सपोर्ट मिला और लोगों का सपोर्ट मिला। जो गाजीपुर वाले जो आजकल राज्यपाल जी हैं, सिन्हा साहब, उनके शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी थी। उसके पहले केशव मौर्य चूंकि नेचुरल दावेदार थे, हम लोग सभी वही सोच रहे थे कि वही बनेंगे, अध्यक्ष थे वो, नेचुरल दावेदार थे। लेकिन योगी जी पैरासूट से लैंड कर आ गए गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। हाँ। तो योगी जी का काम भी सही हुआ। कुछ बने हैं तो नेचुरली अपने दम पे, अकेले तो बने नहीं, कुछ ना कुछ और लोग साथ में रहे होंगे, आरएसएस ने साथ दिया होगा, इवन मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भी साथ दिया। अब जब लैंड कर गए, आके बन गए, तो जो 2.5 साल था पहले कार्यकाल का, वो बहुत सुंदर था। सारे लोग मिलजुल के चल रहे थे, योगी जी के साथ जो है चल रहे थे। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई हो। लेकिन योगी जी मोहन यादव नहीं है। कभी भी आप देखिएगा कि बना दिया है, कल को हटा भी देंगे मोहन यादव को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मोदी जी और अमित शाह मोहन यादव पे सोचे, इतना टाइम नहीं। और योगी जी ने 2.5 साल के कार्यकाल में ये दिखा दिया कि आपको सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में योगी है। अब आप देखिए कि नेचुरल पसंद क्या, जब ग्राफ बढ़ा, शून्य से ऊपर जा रहा है ग्राफ योगी आदित्यनाथ का, तो साहब भ्रकुटी तो टेढ़ी होती है ना। बहुत दिन के साथी हैं मोदी जी और अमित शाह। एकदम कार्यकर्ता स्टेज से दोनों साथ चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो मोदी जी के बाद, मोदी जी के अनुसार उनकी नेचुरल पसंद कौन होना चाहिए था? अमित शाह होना चाहिए था। अमित शाह के कैलेबर में कोई कमी नहीं। अमित शाह जिस तरह से गृह मंत्रालय चला रहे हैं, उस स्तर से, उस तरीके से, उस मजबूती से तो वल्लभ भाई पटेल ने नहीं चलाया। क्षमताओं में कोई कमी नहीं है योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अमित शाह में। लेकिन अमित शाह डायरेक्टर है,
फिल्म बन रही है तो वो पर्दे के पीछे है। योगी आदित्यनाथ हीरो है, पर्दे के सामने है, कैमरे के सामने है। तो होता क्या है, अमिताभ बच्चन क्या बढ़िया डायलॉग बोला है, लिखा कोई और है। लिखा कोई और है। तो योगी जी के जो दिख रहा है वही दिख रहा है। समस्या ये है दिल्ली को, दिल्ली को समस्या ये है कि ये तो मोदी से आगे बढ़ जाए उनको दिक्कत नहीं है। मोदी जी को तो आज नहीं कल जाना है, अगले चुनाव में नहीं जाएंगे, उसके अगले में चले जाएंगे, जाना तो है। उनको दिक्कत, मोदी को कोई थ्रेट नहीं है योगी से, थ्रेट है अमित शाह को। और अगर कैपेसिटी और कैलेबर में देखें और भारत के प्रधानमंत्री को जितने विकट परिस्थितियों में निर्णय लेना होता है उतना विकट परिस्थिति किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को नहीं होता है। मजे हुए हैं अमित शाह, और अमित शाह जिस तरह से देश को आगे ले जाएंगे उसमें कोई दुविधा नहीं है कि अमित शाह के नेतृत्व में भारत देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब योगी जी आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि 200 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाते हैं अमित शाह, मध्यमार्गी है मोदी जी, मॉडरेट स्पीड से चलाते हैं, उनको सब चाहिए, हिंदू भी चाहिए, सब जात का वोट दे दो, मुसलमानों दे दो, कुछ न दो तो पसमंदे दे दो, कुछ न दो तो महिलाएं ही दे दो मुसलमान की। तो बड़े मॉडरेट ढंग से चलते हैं। इनसे अगर वो 150 किलोमीटर पे के स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो शाह साहब आएंगे तो 200 पे चलाएंगे। लेकिन अगर योगी जी आ गए तो कहेंगे यार 200 पे बहुत ढीला चल रहा है, 400 पे चलाओ। ये है। और 400 वाले में जो मेरे मन में धारणा है कि योगी जी का अभी प्रधानमंत्री बनना ठीक नहीं, थोड़ा और समय ले, थोड़ा और समय, और अगर बनना ही हो तो कुछ दिन केंद्रीय मंत्रालय में हो ले और किसी अच्छे मंत्रालय में हो ले। वो तो बोलते हैं मैं तो एक योगी हूँ, मुझे यूपी संभालना है। नहीं तो वो यूपी के योगी थोड़े हैं, वो तो पूरे संसार के योगी हैं। नाथ संप्रदाय है जिसके वो जो है मठाधीश्वर है, तो नाथ संप्रदाय खाली इंडिया में या यूपी में थोड़ी है। धार्मिक स्थलों के विकास जैसे काशी, मथुरा, अयोध्या में योगी जी की सोच को आप कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी को मैं अभी तक इकोनॉमिस्ट ज़्यादा मानता हूँ। शायद हमारे दर्शकों को या आपको ये बात ठीक ना लगे, लेकिन योगी जी ने धर्म, जो कहते हैं कि धर्म को व्यापार बना दिया, तो योगी जी ने तो बना दिया। अच्छा। धर्म को हम लोग, मैं फैजाबाद में रहा हूँ, आज वो अयोध्या धाम है, तो कभी कभी हम लोग जब अयोध्या जाते थे, निहायत गरीबी, राम जी का मंदिर होने के बावजूद कोई पर्यटक नहीं था अयोध्या में। जन्मस्थली तो वही थी ना, जन्मस्थली तो धरती होती, कोई महल नहीं होता, कोई मंदिर नहीं होता है। तो हम लोग जाते थे, हनुमानगढ़ी में भी कोई खास भीड़ नहीं होती थी। आप और जगह देखें तो ज़्यादातर जगह बहुत ज़्यादा गरीबी थी, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई पर्यटन नहीं। ये राम मंदिर ने आज जो है, जो अयोध्या धाम को इतना महत्वपूर्ण तीर्थ बना दिया है कि ताजमहल, वाजमहल, गोवा सोवा सब पीछे चले गए। तो पर्यटन उद्योग को किसने बढ़ावा दिया? योगी जी। योगी जी ने। दोनों को आप मानिए,
जो एक बार बात हो गई कि 60% हाँ, योगी, केंद्र 40% केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। तो जिस तरह से पर्यटन बढ़ रहा है, आप मथुरा को देख लीजिए, अयोध्या को देख लीजिए, काशी को देख लीजिए। कुछ दिन में ऐसा होगा कि जीडीपी का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 20% जाएगा और उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन में इन 3-4 चीज़ों का महत्व कम से कम 3-4% हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम लोग हर बात में जय श्री राम बोलते हैं, वंदे भारत बोलते हैं, वंदे इसका मातरम। वंदे मातरम, तो इसका इतना विरोध क्यों होता है? अभी मैं कल परसों देख रही थी संसद में कोई विपक्ष के जो एक कोई नेता, नाम भूल रही हूँ, वो बोले कि आक्रामक नारे नहीं लगने चाहिए। तो योगी जी बोले कि आक्रामक नारे, जय श्री राम हमारा सनातन है, हमारा आस्था है। तो इसका इतना विरोध क्यों होता है? हम लोग और किसी भी जात विशेष के जो होते हैं जैसे अल्लाह अकबर, उसका तो हम लोग कभी विरोध नहीं करते हैं, फिर आखिर जय श्री राम ही क्यों? मैडम देखो, आपने वार क्राई का नाम सुना होगा? नहीं। मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ। जब सेना लड़ती है, सेना लड़ने के लिए जब जाती है, तो जो शब्द बोलती है, जो चिल्लाते हुए जाती है, अपने जो है राइफल में संगीन लगा के जो चीखते हुए आक्रमण करती है, तो उस समय जो शब्द बोलती है वो होता है वार क्राई। जैसे जय भवानी, जय भवानी, यस, जय महाकाल, जय श्री राम। तो जय श्री राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री राम को बोला जाता है जैसे वार क्राई हो, अल्लाह हो अकबर। आप सुनिए मधुर वाणी में, तो बहुत मधुर मीठा, है, हाँ, बहुत मीठा है। अल्लाह अकबर, आक्रामक, जय श्री राम। तो इट इज नॉट द नारा, नारा नहीं, उसको बोलने का टोन वो महत्वपूर्ण है। नारे में न अल्लाह अकबर में खराबी है, न जय श्री राम में खराबी न है, वंदे मातरम, न वंदे मातरम एक अलग डिफरेंट है, मैं जवाब देता हूँ। न जय श्री राम में कोई खराबी है, द टोन मैटर्स। जय श्री राम, कोई खराबी नहीं है, जय श्री राम है। राजेश जी, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन बातें अभी भी बहुत अधूरी है। हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। तब तक योगी जी को शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। योगी अनंत, योगी कथा अनंता। दोबारा मिलते हैं साथियों, बहुत बातें हैं, करेंगे।